एक कमरे के किंग साइज बेड पर दुल्हन के लिबास में परी लड़की कनीशा बड़ी ही देर से सुबक रही थी। उसके आंसुओं से बेड शीट का वो हिस्सा पूरी तरह गीला हो चुका था, जिस जगह उसके आंसू बिना रुके गिरे जा रहे थे। ठीक उसी पल कमरे का दरवाजा खुला और सफेद शेरवानी पहने एक दिल लुभावन सुंदर चेहरे वाला शख्स ईशांक अंदर दाखिल हो गया। उसकी आंखें गुस्से से फैली हुई थीं और माथे पर परी बल उसके तनाव को साफ जाहिर कर रही थीं। कमरे का माहौल मौत की तरह शांत और उदासी से भरा हुआ था। कनीशा के धीमे धीमे सुबकने की आवाज पूरे कमरे में एक अलग तरह की गमगीन भावना पैदा कर चुकी थी, जो सामने खड़े ईशांक के जबरदस्ती दबाए गुस्से को और अधिक भड़का गई, जिससे वो लगभग उस रोती कनीशा पर झपट पड़ा और उसकी कलाई को पकड़कर बेड पर सीधा बैठाते हुए कर्कश सी आवाज में बोला, तो आखिरकार तुमने अपनी जात की असली रंग दिखा ही दिया। बताओ, अपने आप को मुझे सौंपने के लिए क्या कीमत चाहती हो तुम? कनीशा की आंखों में तकलीफों से जूझने का मंजर आंसुओं के गिरते कतार में बहे जा रहा था, जिस पर गुस्से में भर के उस लड़के को जरा भी तरस न आई और उसने एक बार फिर उसकी कलाई को मोड़कर पीठ पर लगा दिया। दर्द से कराहते हुए लड़की ने अपने चेहरे को ऊपर उठाया तो देखा सामने खड़ा लड़का गुस्से से कांप रहा था और उसके अंदर दया की कोई भावना नजर नहीं आ रही थी। दुल्हन के लिबास में बिलखती कनीशा का मेकअप पूरी तरह बिगड़ा हुआ था। उसके काजल आंखों के चारों ओर पसरे हुए थे। होठों पर दर्द की आहें के अलावा कोई सुर्खी नजर नहीं आ रही थी। बालों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ना जाने कब से उसने उसमें कंघी ना किया हो। उसके लबों से सिसकी अभरने के अलावा जब कोई आवाज ना निकली तो लड़के ने उसके जबड़े को अपने दूसरे हाथ से पकड़कर दबाना शुरू कर दिया। औरत की हर एक जात की तरह तुम भी सिर्फ पैसों के लिए बिक सकती हो, तो आखिर सुबह से इतना नाटक क्यों किया तुमने? मैं को कोई नाटक नहीं कर रही थी। रोने के बीच में कनीशा ने टूटे मन से खुद को किसी तरह बोलने पर मजबूर किया, जिस पर ईशांक और अधिक कर्कश और गहरी आवाज में बोला, नाटक नहीं कर रही थी? ऐसा कहते हुए वो हंस पड़ा, लेकिन वो हंसी उसके गुस्से से भी ज्यादा भयानक महसूस हो रही थी। हालांकि जब उसने अपनी हंसी खत्म की, वो एक बार फिर गंभीरता के उसी हाव भाव में लौट गया और अगले ही पल उसके जबड़े को छोड़ते हुए कहने लगा, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं तुम पर इसे बर्बाद करूं, इसलिए अपनी कीमत बोलो और मुझसे साल भर के लिए शादी करो, वो भी सिर्फ विक्रम को दिखाने के लिए। उसके बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर में मेरी पत्नी बनकर रहोगी। मैं इन सब के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में मुझे कहते कहते कनीशा की आवाज रोने की सिसकियों में ही कहीं खो गई। कहीं न कहीं वो जानती थी कि आज जिस समझौते को वो करने जा रही है, वो उसकी जिंदगी में सिवाय तकलीफों के कुछ नहीं देगा। फिर भी वो ये करने के लिए मजबूर थी। अगर वो उससे पैसे ना लेती तो उसके डैड सड़क पर आ जाते और ऐसा भी कर सकता था कि उन्हें कुछ सालों के लिए जेल भी जाना पड़ता। इसलिए उसने खुद को मेंटली स्ट्रांग किया और कांपती आवाज में अपनी बात रख दी। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे डैड की कंपनी के शेयर्स खरीद कर उन्हें वापस कर दें और उनका टैक्स भी पे कर दें। इसके बाद आप जो कुछ चाहेंगे मैं करूँगी। प्लीज मेरे डैड की हेल्प कर दें। कहते हुए कनीशा आवाज के साथ रोने लगी। इधर ईशान को उसकी उतनी बड़ी कीमत पर कोई हैरानी ना हुई। उसने अपने पलकों को उठाकर कमरे की दीवार पर टंगी घड़ी में वक्त देखा और कनीशा को कलाई से पकड़कर खींचते हुए बेड से घसीट कर उतार दिया। उस भरे भरकम लहंगे को पहने कनीशा संभल न सकी और गिरने लगी, जिस पर ईशांक ने कोई प्रतिक्रिया न किया और अपनी मर्जी के अनुसार उसे वैसे ही खींचते हुए कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। हालांकि दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसे न जाने क्या याद आया, लेकिन वो रुक गया। उसने कनीशा की कलाई छोड़ दी और कमरे से ही लगे हुए चेंजिंग रूम की ओर बढ़ गया। कमरे और चेंजिंग रूम के बीच एक बड़ा सा कांच का दरवाजा था, जिसमें से इंसान के शरीर का अक्स तो दिखाई देता था, पर कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। क्योंकि कनीशा पहले ही हारे हुए मन से ईशांक देव सिंह जैसे घमंडी लड़के से शादी के लिए तैयार हो गई थी, इसलिए उसे पलके उठाने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ समय बाद ईशांक अपने हाथों में एक चेक लिए चेंजिंग रूम से बाहर निकला
और फर्श पर एक और गिरे अपने दुल्हन के चुन्नी को उठा लिया। लड़की की ओर बढ़ते हुए उसने बेढंगे तरीके से उसके मुंह पर चेक फेंक दिया, जिसके बाद उसने तुरंत ही उसके सिर पर चुन्नी को रखा और उसे आगे से खींचते हुए गले तक घूंघट बना दिया। उसकी कलाई को पकड़कर खींचने से पहले ईशांक ने वही अपने मन के करवाहट को शब्दों में घोले कहने लगा, एक बार ये शादी हो जाए फिर ये चेक उठाकर टैक्स के पैसे भर लेना। तुम्हारी डूबती कंपनी के शेयर्स शादी के आखिरी फेरे तक वापस तुम्हारे डैड के नाम पर कर दी जाएगी। इतना कहने के बाद ईशांक ने कनिषा को कोई और मौका न दिया कुछ कहने का या अपनी किस्मत को कोसने का, और बेतरतीबी से खींचते हुए अपने आलीशान से बंगले के कॉरिडोर में चलने लगा। लहंगे और घूंघट की वजह से कनिषा कहाँ कदम रख रही थी ये उसे खुद भी पता नहीं चल पा रहा था। वो बस अपने पूरे शरीर पर एक प्रबल खिंचाव महसूस करते हुए लगभग दौड़ रही थी। इस बीच कई बार उसके पैर लहंगे में फंस रहे थे, पर वो गिरते पड़ते चलने के अलावा और कर भी क्या सकती थी। अभी से ठीक 18 घंटे पहले वो एक अनजाने में किए गए साइन की वजह से ईशांक देव सिंह जैसी अभिमानी और मतलबी इंसान की लीगल पत्नी बन चुकी थी। फिर भी ईशांक क्यों उससे फेरे लेना चाहता था, इस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। अपनी ही सोच में उलझे उसे यह तक खबर न लगी कि वो कब सीढ़ियों तक खींच ली गई थी, जिसके कारण जैसे ही ईशांक ने उसे सीढ़ी से उतारा उसका बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया और वो अपने ही पैरों में उलझकर ईशांक के पीठ पर गिर गई। उसके गिरने से ईशांक अपनी जगह पर रुक गया और उसके उठने का इंतजार करने लगा। हालांकि 2 बार उसके पीठ पर फिसलने के बाद आखिरकार कनिषा सीधा खड़ा हुई, जिसके अगले पल में ही ईशांक ने उसे दोबारा खींचना शुरू कर दिया। ईशांक अपने पैसों के बल पर इतना घमंडी और अभिमानी था कि उसे दूसरों के दर्द का जरा सा भी एहसास नहीं होता था। वह कनिषा को खींचते हुए सीढ़ियों से नीचे मंडप तक ले आया। कुछ ही समय में उन दोनों की शादी के रस्मों को खत्म कर दिया गया और जैसा कि ईशांक को सिर्फ शादी के पूरे होने तक ही मतलब था, वो उसे छोड़कर मंडप से बाहर निकल आया और विवेक, जो काफी सालों से उसका असिस्टेंट था, उसे पंडित को बाहर तक छोड़ने को बोल खुद भी दरवाजे की ओर बढ़ गया। शादी के रस्मों के होने तक उसने किसी तरह अपनी माँ रीमा और उनके दूसरे पति विक्रम मेहरा को बर्दाश्त किया था, जिन्हें उसने घर की दहलीज लांघने तक की भी इजाजत न दी थी। लेकिन अब उन्हें अपने घर के आसपास देखने का उसका कोई इरादा नहीं बन गया था। इसलिए अपनी माँ की कोई बात सुने बिना उसने हमेशा की तरह दरवाजे को बेरहमी से उनके मुंह पर ही बंद कर दिया और मुड़कर वापस मंडप की ओर बढ़ने लगा। मंडप के करीब पहुंचकर उसने गद्दे पर एक बगल रखे अपने फोन को उठाया और कनिषा की ओर बिना देखे सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। ठीक उसी पल कनिषा ने अपनी कांपती आवाज की उदासी को दूर किया और बोली, शादी हो जाने के बाद आपने कहा था कि मेरे डैड की कंपनी के शेयर्स आप खरीद लेंगे और उन्हें वापस भी कर देंगे। कनिषा को ऐसा कहते सुन ईशांक चलते हुए अपनी जगह पर ही रुक गया। आज से 22 साल पहले उसकी माँ पैसों के लिए उसे और उसके पिता को छोड़कर चली गई थी, और आज इतने सालों के बाद जब वो एक लड़की को वापस अपनी जिंदगी में ला रहा था, तब वो भी सिर्फ पैसे और अपनी जरूरत को पूरा करने के बारे में ही सोच रही थी। ऐसे में ईशांक के चेहरे के भाव बिल्कुल सर्द और आंखें गुस्से से जल उठी, जिसके बाद वो खुद पर ही व्यंग्यता से मुस्कुराया और मुड़कर वापस कनिषा की ओर बढ़ गया। बिना कोई वार्निंग दिए उसने उसके दोनों बाहों को पकड़ा और अपने करीब खींच लिया। ईशांक की इस हरकत का कनिषा कोई तोड़ ना निकाल पाई, बल्कि उसकी ऐरी फर्श से ऊपर उड़ गई। अपने पंजों पर खड़ी वो कसमसाते हुए रो पड़ी, लेकिन ईशांक उसकी बाह छोड़ने के बजाय उस पर और अधिक दबाव बढ़ाने लगा, जिससे कनिषा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी बाह की चमड़ी को किसी ने मशीन में डाल दिया हो और बेवजह उसे दबाया जा रहा हो। डर और घबराहट से उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसी पल उसके कानों में ईशांक की वही जानी पहचानी सी अब सादी आवाज पड़ी, जिसमें वो कह रहा था, सुबह जब तुमने शादी के लिए इनकार किया था, तब तुम मुझे एक स्वाभिमानी लड़की लगी थी जिसे सिर्फ अपनी इज्जत से प्यार था, लेकिन देखो तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुम भी उन्हीं लड़कियों की तरह निकली जो पैसे के लिए अपने आप तक को बेच सकती है, और जैसा कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। तुम्हारे डैड की कंपनी उन्हें वापस मिल जाएगी
और इन सब के बदले मैंने तुम्हें तुमसे ही खरीद लिया है, इसलिए कभी भी मुझे डबल क्रॉस करने के बारे में मत सोचना। इतना कहते हुए ईशान गुस्से की वजह से अपने आपे से बाहर होने लगा। जितना दबाव वो अपने दांतों को पीसने पर लगा रहा था, उतना ही दबाव वो कनीषा की बाह पर भी बढ़ा रहा था, जो इतना दर्दनाक था कि मानो कनीषा की हड्डी बस टूट ही जाएगी। आज से पहले ईशांक ने अपनी माँ के अलावा किसी पर इतना गुस्सा महसूस भी नहीं किया था, इसलिए उसे पता तक न चला कि उसके इन सभी आक्रामक हरकतों की वजह से कनीषा किस कदर तकलीफ में है। सभी चीजों से अनजान वो कहता रहा, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैं तुम्हें 1 साल के बाद अपनी जिंदगी से बाहर कर दूंगा कनीषा, लेकिन तब तक तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी बन के रहना होगा। पैसों के लिए किसी और के साथ कोई संबंध बनाने के बारे में पूरी तरह तुम भूल जाना। साल भर के बाद जब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर कर दूंगा, तब तुम्हें जो भी करना होगा करते रहना, लेकिन आगे 12 महीनों में मुझसे कोई उम्मीद मत लगाना। ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र सिर्फ एक समझौता है। ना मैं तुम्हें कभी अपनी पत्नी मानूंगा और ना ही एक पत्नी का तुम्हें कोई दर्जा ही मिलेगा। अपनी बात खत्म करने के बाद ईशांक ने उसकी बाह पर धक्का लगाते हुए उसे छोड़ दिया, जिससे कनीषा कुछ कदम पीछे चली गई, लेकिन उसकी चुन्नी ईशांक के कलाई पर बंधी घड़ी में अटक गई और खींचते हुए उसके सिर से नीचे गिर गई, जिसके बाद कनीषा के आंसू उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आने लगे। अपने आंसुओं को ईशांक के सामने बहता महसूस कर कनीषा ने अपनी दोनों हथेलियों से चेहरे को ढक लिया और उससे विपरीत मुड़कर जोर जोर से रोने लगी। कनीषा को यूं ही रोता छोड़कर ईशांक अपने कमरे में लौट गया। उसके बॉडीगार्ड भी अब तक बाहर चले गए थे, इसलिए इस लंबे चौड़े वीरान से लिविंग रूम में सिर्फ कनीषा और ईशांक की छोटी बहन भव्या ही बचकर रह गई थी, जो ईशांक से 5 साल छोटी और कनीषा की ही अहम उम्र लग रही थी। अब तक ईशांक और कनीषा की बातों को सुनने से भव्या को ये बात अच्छे से समझ में आ गया था कि उसकी हो चुकी भाभी ने शादी करने के लिए उसके भाई से पैसे डिमांड किए हैं, इसलिए उसका भाई ईशांक सभी के साथ इतने गुस्से से पेश आ रहा है। पहली मीटिंग में जब भव्या ने कनीषा को देखा था, तब वो उसे एकदम परफेक्ट लगी थी अपने भाई के लिए, अपने भाई की दुल्हन बनने के लिए, लेकिन इस वक्त उसे अपने फैसले पर अफसोस हो रहा था। वो कनीषा को अजीब नजरों से घूरने लगी। वहीं कनीषा अब तक रोते हुए नीचे बैठ चुकी थी। उसके समीप पहुंच भव्या उसके ठीक सामने बैठ गई और व्यंग्यता करते हुए बोली, तुमने अपनी ही शादी का सौदा किया है? आखिर किस तरह की लड़की हो तुम? मुझे लगा था कि तुम भाई की नफरत खत्म करोगी, लेकिन तुमने तो उनके अंदर और ज्यादा जहर घोल दिया। आखिर तुम लड़कियों को इतने पैसों की कहाँ जरूरत पड़ जाती है? मैं भी तो एक लड़की हूँ, लेकिन मुझे तो कभी इतने सारे पैसों की जरूरत नहीं पड़ी। ईशांक के गरजने के बाद एक लड़की की आवाज सुन कनीषा ने अपना सिर उठाया तो देखा उसके सामने एक 20-22 साल की लड़की बैठी थी। उसने शरीर में वेस्टर्न ड्रेस पहना हुआ था और चेहरे पर घृणा की भावना लिए उसे ही देख रही थी। नजरें मिलने पर उसने एक पल बाद अपना सिर वापस झुका लिया और दबी सी आवाज में बोली, इंसान अपने हालातों के आगे मजबूर हो जाता है और मुझ जैसे हालात तुम्हारी जिंदगी में कभी ना आए हैं, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि एक आजाद लड़की को पैसों की जरूरत कैसे पड़ जाती है। कनीषा के आंसू, उसके शब्द इस वक्त इतना वेदना और सच्चाई के साथ निकल रहे थे कि कुछ पलों के लिए भव्या स्तब्ध रह गई। उसने होठ में कुछ और भी बातें अटकी हुई थी, लेकिन कनीषा की हालत देखते हुए उसने अपने शब्दों को बाहर न निकालना और चुपचाप वहां से उठकर एंट्रेंस की ओर चली गई। हालांकि जब वो दरवाजे को खोलकर बाहर निकलने लगी, तब उसने एक बार फिर मुड़कर कनीषा को देखा और कहने लगी, वैसे तो मैं तुम्हें ये कभी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन हो सके तो कुछ देर के लिए भाई की नजरों से दूर हो जाना। इस तरह उनका गुस्सा जल्द शांत होने की संभावना रहती है। इतना कह वो वहां से चली गई। उसके जाने से ईशांक का इतना बड़ा मेंशन पूरी तरह सन्नाटे में डूब गया। घर की देखभाल करने वाला सर्वेंट हलील भी न जाने कहाँ चला गया था, जिसके कारण ईशांक के साथ अकेले घर में होना कनीषा के दिल में एक अनकहे खौफ को पैदा करने लगा था। उसके सुबकने की आवाज लिविंग रूम के हर एक कोने में बसने सी लगी थी, लेकिन कुछ पलों के बाद उसकी आवाज शांत होने लगी
और वो वहीं मंडप में लगे गद्दे पर धीरे धीरे करवट लेकर लेट गई। उसने अपने शरीर को असामान्य रूप से समेट लिया। तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दिए और वो एक बार फिर घबराकर उठकर बैठ गई। थोड़ा संकुचाते हुए उसने अपनी पलकें उठाई तो देखा वहाँ एक 55 वर्षीय आदमी व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। उसके व्हील चेयर के पीछे हलील भी खड़ा था, जो शायद उनके व्हील चेयर को धक्का देकर चला रहा था। उस आदमी से कोई जान पहचान न होने की वजह से कनीषा ने खुद को मंडप बने आर्टिफिशियल पिलर के पीछे छिपा लिया और वहां से झांकते हुए सब कुछ देखने लगी। इधर उस व्हील चेयर पर बैठे आदमी को लिविंग रूम के बीचों बीच छोड़कर हलील भागते हुए ईशान के कमरे में गया और कुछ पलों के बाद ईशान के साथ लौटा। अब तक ईशान ने अपनी सफेद शेरवानी को बदलकर काले रंग का शर्ट और खाकी रंग के पैंट को पहन लिया था। उसके बाल गीले थे और उसने उन्हें हर दिन की तरह सेट भी नहीं किया था। पैरों में आम सा स्लीपर्स डाले वो तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसी पल अचानक ना जाने कैसे उसकी नजर पिलर के पीछे छुपी कनीषा के ऊपर पड़ गया। हालांकि उसे देखने के बाद भी ईशान ने उसे अनदेखा कर दिया और लिविंग के बीचों बीच पहुंचकर उस आदमी से बोला, डैड, आपका सफर कैसा रहा? ईशान के सवाल के जवाब में उसके पिता ने गहरी सांस भरी और ईशान की ओर गुस्से से घूरते हुए बोला, यहाँ आते हुए बाहर मेरी मुलाकात विक्रम और रीमा से हुई थी और जानते हो विक्रम ने किस तरह के लहजे में मुझसे बात की। अपने ही बेटे की शादी के बारे में जानकारी न होने पर गैरों से मुझे आपकी शादी की बात की पता चला। इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात हो सकती है मेरे लिए? ईशान बोला, डैड, मैंने कोई प्लानिंग करके शादी नहीं की है, ये सब कुछ अचानक हुआ। ईशान ने जवाब दिया। फिर भी मुझे पता तो होना चाहिए था, ईशान के पिता ने बेरुखी से कहा, जिस पर ईशान उनके सामने घुटने के बल बैठ गया और उनके ठंडे हथेलियों पर हाथ रखते हुए कहने लगा, डैड, मुझे यह शादी, वो इतना ही कह पाया था कि तभी ईशान के डैड ने उसकी बातों को बीच में ही कटाक्ष करते हुए कहा, भव्या ने बताया कि शादी के बदले उस लड़की ने आपसे पैसे लिए हैं, क्या ये सच है? ईशान उनके इस सवाल से थोड़ा शॉक हो गया। कुछ पलों तक वो सोचने लगा कि आखिर उसके और कनीषा के बीच हुई डील के बारे में भव्या कैसे जान गई थी। तब जाकर उसे याद आया कि शादी के बाद जब वो उस पर चिल्ला रहा था तब भव्या घर में ही थी और तभी उसने सब कुछ सुन लिया होगा। पर वो अपने डैड या किसी को भी इस बारे में पता नहीं लगने देना चाहता था, इसलिए वो अपना सिर ना में हिलाने ही वाला था कि तभी उसके डैड ने एक बार फिर कहा, आपने अपनी जिंदगी में एक ऐसी लड़की को जगह दे दी जो पैसों की भूखी है। ऐसी औरतें दौलत के लिए कुछ भी कर सकती हैं, किसी दूसरे के घर के साथ साथ अपने घर को भी तोड़ सकती हैं। भले ही आज वो आपके मकसद को पूरा करने का जरिया बनी हो, लेकिन याद रखिएगा, एक दिन वही लड़की आपके दिल को तोड़कर रख देगी। आप भी उसी हालत से लड़ने लगेंगे जिन हालतों से मैं लड़ता आया हूँ पिछले 22 सालों से। नहीं डैड, मैं ऐसा कोई मौका उसे नहीं दूंगा। इस पूरी दुनिया में मुझे कोई भी नहीं तोड़ सकता। कहते हुए ईशान की आंखें ठंडे सितारे के समान बेजान और वीरान सी हो गई। वो पहले ही अपने अनचाहे शादी की वजह से परेशान था, इसलिए उसके पिता ने उसे ज्यादा परेशान नहीं किया और हलील को कमरे में ले चलने का इशारा किया। हलील को आगे बढ़ता देख ईशान ने उसे वहीं रोक दिया और खुद व्हील चेयर को धक्का देते हुए सीढ़ी से भी वहां से किचन की ओर बढ़ गया और कनीषा वहीं पिलर से लगी ईशान के डैड की बातों के बारे में सोचने लगी। कल तक की एक स्वाभिमानी लड़की को आज सब पैसों के लिए बिकने वाली लड़की समझ रहे थे। जिससे वो शादी के बंधन में बंधी थी, उसके साथ साथ उसके परिवार का हर एक सदस्य उससे नफरत करता था। उसे घर तोड़ने वाली लड़की से लेकर न जाने और क्या क्या कह दिया गया था अब तक। यह बातें उसे अंदर ही अंदर खाने लगी थी, जिससे उसकी पलकें एक बार फिर से भीगनी शुरू हो गई। तभी अचानक उसके दिमाग में अपने डैड का ख्याल आया, जो टैक्स ना भरने की वजह से कस्टडी में लिए गए थे। अपनी परेशानियों के बीच वो उन्हें तो बिल्कुल भूल ही गई थी, लेकिन जैसे ही उसे यह याद आया, वो बिना ईशान की परवाह किए उस कमरे की ओर दौड़ी जहाँ ईशान का दिया हुआ ब्लैंक चेक गिरा था। कमरे में पहुंचकर उसने ब्लैंक चेक उठाए और दौड़ते हुए सीढ़ियों से उतरकर घर के बाहर निकल गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा।
साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।